तो आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो ऑल टाइम हिट मूवी है। इसके कैरेक्टर्स, डायलॉग्स सभी बहुत ही फेमस हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो मूवी शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक ट्रेन से एक इंस्पेक्टर उतरता है और रामू उसे लेने के लिए खड़ा होता है। यहाँ पर वो ठाकुर साहब के पास आता है और उनसे मिलता है, पूछता है इतने दिनों बाद आपने मुझे कैसे याद किया। यहाँ पर ठाकुर रामू से एक तस्वीर देने को कहता है इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर से कहता है कि मुझे ये दोनों आदमी चाहिए। इंस्पेक्टर पूछता है ये दोनों गुंडे आपको क्यों चाहिए, तो ठाकुर कहता है कि ये दोनों गुंडे हैं पर बहुत ही हिम्मती हैं, ये हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। और फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है जहाँ पर उसने जयवीरू को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ये चोरी क्यों करते हो। यहाँ पर वीरू कहता है जिसलिए आप इंस्पेक्टर का काम करते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत होती है और आपको भी पैसे की ज़रूरत होती है। ठाकुर कहता है मैं सही रास्ते पर चलकर कमाता हूँ पैसे और तुम लोग गलत रास्ते पर। हिम्मत है तो कोई अच्छा काम करो। यहाँ पर ट्रेन अचानक से रुक जाती है क्योंकि डाकुओं ने ट्रेन को आगे से रोक दिया होता है और वो ट्रेन के अंदर आने लगते हैं। ठाकुर उनसे अकेले लड़ाई कर रहा होता है। तभी वीरू कहता है अगर हिम्मत देखनी है तो इस हथकड़ी को तोड़ दीजिए। ठाकुर उन दोनों की हथकड़ी तोड़ देता है और कहता है भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर जय और वीरू शुरू हो जाते हैं डाकुओं के साथ लड़ाई करने में और उनको हरा भी देते हैं। यहाँ पर दोनों अपनी सूझबूझ से उन डाकुओं को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर को गोली लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तब जय और वीरू कहते हैं अगर हम इसे बचाते हैं तो हमें लंबी जेल हो सकती है और अगर नहीं बचाते हैं तो हमारी इंसानियत किस काम की। यहाँ पर वीरू कहता है अपना सिक्का निकाल कर टॉस कर लो, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हेड आता है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सीन वापस आ जाता है जहाँ पर ठाकुर इंस्पेक्टर से कहता है कि इन दोनों को ढूंढ कर लेकर आओ। हम देखते हैं जय और वीरू को जो कि अपनी दोस्ती के गीत गा रहे होते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुरमा भोपाली को जो कि लकड़ी का काम करता है। वो लोगों को ठगता है और लकड़ियाँ बेचता है। यहाँ पर जय और वीरू आते हैं जो कि सुरमा भोपाली से कहते हैं पुलिस ने हम पर 2000 रुपए का इनाम रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि तुम हमें पुलिस के पास लेकर चलो और पुलिस से पकड़वा दो। वो इनाम तुम ले लेना लेकिन जब हम वापस आएंगे तो आधे पैसे हमें दे देना और आधे तुम ले लेना। यहाँ पर सूरमा वही काम करता है और दोनों जेल पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक नया जेलर आया होता है जो कि सभी चोरों से मिलने आता है और कहता है किसी ने अगर कुछ गलत करने की कोशिश की तो मेरे खबरी बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, हर एक चीज की जानकारी मुझे होती है। वो मनोरंजन ज्यादा करता है और जेलर कम होता है। हम देखते हैं जय और वीरू को पता चल जाता है कि जेलर का खबरी कौन है। वो जाकर उसके पास जानबूझकर बात करने लगते हैं कि जेल में सुरंग खोदने की तैयारी पूरी हो चुकी है और हम बहुत जल्द यहाँ से फरार होने वाले हैं। खबरी तुरंत पहुंचता है जेलर के पास और उसे बताने लगता है कि जेल से बहुत जल्द भागने वाले हैं, आप होशियार रहिएगा। यहाँ पर वीरू एक लोहे का टुकड़ा गर्म करता है और उसे टोकरी के नीचे छुपा देता है। तभी वहाँ जेलर आता है और सबसे कहता है कि इसी के नीचे वो हथियार रखा है जिसे भागने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तुरंत उसको पकड़ लेता है और उस गर्म हथियार से जल जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जय और वीरू फिर से बात कर रहे होते हैं। इस बार वो कहते हैं कि जेल में बंदूक आ चुकी है और हम बहुत जल्दी यहाँ से फरार हो जाएंगे। वो इंस्पेक्टर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुरंत खबरी जाता है जेलर को बताने के लिए। यहाँ पर सभी कैदी एक साथ खड़े होते हैं और जेलर आता है। एक एक करके वो सभी कैदियों के पास जाने लगता है जहाँ पर कोई भी उस जेलर से डर नहीं रहा होता है। हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो पहुंचता है वीरू के पास। वीरू पीछे से एक लकड़ी का टुकड़ा लगा देता है और कहता है बंदूक यहाँ है, चलो चुपचाप हमें अपने ऑफिस में लेकर। यहाँ पर दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं और उसी लकड़ी के सहारे जेलर को बाहर तक लेकर जाते हैं। कहते हैं तुम्हें ही हमें बाहर छोड़ना होगा। जेलर मेन दरवाजे के पास आता है और बाहर चौकीदार से गेट खोलने को कहता है। यहाँ पर दोनों बाहर निकलते हैं जिसमें जय चाबी पकड़ाता है और वीरू बंदूक यानी कि लकड़ी का टुकड़ा। उसी तरफ सुरमा भोपाली होता है जो कि डींगे हाँक रहा होता है कि उसने ही हिम्मत करके जय और वीरू को पकड़वाया है। यहाँ पर जय वीरू आ जाते हैं, इन्हें देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो वहाँ पर बैठे लोगों को भगा देता है और कहता है तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है। तब जय उनसे कहता है कि हमें हमारे पैसे चाहिए जो तुम्हें इंस्पेक्टर से मिले थे। वो दोनों पैसे लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर वही इंस्पेक्टर आता है जो कि ठाकुर से मिला होता है। हम देखते हैं दोनों बाहर आते हैं।
जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उन दोनों को सामने खड़े दिखाई देते हैं ठाकुर। यहाँ पर दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब आप यहाँ पर किसे छोड़ने आए हैं। तब ठाकुर बोलता है कि मैं कोई सिपाही नहीं रहा, बल्कि सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूँ। मुझे तुम दोनों से एक काम है, क्या करोगे। यहाँ पर वीरू कहता है हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं दोनों पहुंच जाते हैं ठाकुर के साथ एक कमरे में, और यहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर ठाकुर बताता है कि एक डाकू है गब्बर सिंह, तुम दोनों को उसे पकड़ना होगा। यहाँ पर वीरू पूछता है आप मुझे सिर्फ 20,000 रुपए दे रहे हैं और 50,000 रुपए का जो इनाम है उसे आप खुद रख लेंगे। ठाकुर कहता है वो इनाम भी तुम्हें ही मिलेगा, बस मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। ये काम ही तुम लोगों को करना है। हम देखते हैं दूसरे दिन जय और वीरू पहुंच जाते हैं ठाकुर के गांव। यहाँ पर उन्हें मिलती है बसंती, क्योंकि तांगा चलाती है, बहुत ही ज्यादा बातें करती है, बताती है कि उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बूढ़ी मौसी है और इसलिए उसे तांगा चलाना पड़ता है। अब लोग पूछते हैं कि बसंती लड़कियों के तांगा क्यों चलाती है, तो मेरा जवाब होता है कि जब धन्नो घोड़ियों के तांगा खींच सकती है तो मैं लड़कियों के तांगा क्यों नहीं चला सकती। बातों ही बातों में कुछ देर में दोनों पहुंच जाते हैं ठाकुर की हवेली। यहाँ पर वीरू बसंती से इम्प्रेस हो चुका होता है। हम देखते हैं ठाकुर अपने वादे के मुताबिक 5,000 रुपए रामू को बोलता है जय और वीरू को देने के लिए। यहाँ पर रामू तिजोरी से पैसे निकाल कर दोनों को दे देता है। तिजोरी में रखे पैसों को देखकर दोनों की नीयत खराब होने लगती है और उसे चुराने के लिए सोचने लगते हैं। रामू उन दोनों को उनका कमरा दिखाने जा रहा होता है, तभी ठाकुर की बहू पर जय की नजर पड़ती है और वो उसे देखता रह जाता है। यहाँ पर रामू दोनों को चाबी देता है और वहां से चला जाता है। दोनों अंदर जाते हैं, तभी उन पर गुंडे हमला कर देते हैं। दोनों लड़ाई करते हैं और जीत भी जाते हैं। हम देखते हैं ठाकुर आता है तो दोनों पूछते हैं कि आपने इन गुंडों को यहाँ पर क्यों रखा हुआ था। ठाकुर कहता है मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर अब भी वही जोश है या फिर नहीं है। यहाँ पर जय पूछता है तो क्या देखा है आपने। ठाकुर कहता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर कोई भी गलती नहीं करी है। रात में दोनों जाते हैं, तिजोरी खोलने लगते हैं, पैसे चुरा कर वहां से भागना चाहते हैं। तभी वहां पर ठाकुर की बहू राधा आ जाती है और वो चाबी उन दोनों को देने लगती है और कहती है आप दोनों से जो बाबूजी को झूठी उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी, आप ये पैसे ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। हम देखते हैं जय और वीरू का मन बदल जाता है और दूसरे दिन सुबह जय जाकर राधा को चाबी वापस करने लगता है। वो कहता है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी और हम इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। हम देखते हैं दूसरी तरफ बसंती और उसकी मौसी को। यहाँ पर बसंती की मौसी उससे कह रही होती है कि पूरे गांव भर में नाचती रहती है, लेकिन मैंने तुझसे आम तोड़ने के लाने को कहे थे, वो तू अभी तक नहीं लेकर आई है। बसंती आती है आम तोड़ने के लिए, तभी वहां पर वीरू आ जाता है। बसंती आम नहीं तोड़ पा रही होती है, वो बंदूक चलाकर आम तोड़ देता है। यहाँ पर बसंती उससे कहती है अगर तुम इतनी अच्छी बंदूक चलाते हो तो मेरे लिए आम तोड़ दो। वीरू खुद अपनी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत अच्छी बंदूक चलाता है। जय पीछे से बोलता है कि इसने बहुत सारी चिड़िया मारी हैं। एक्चुअली में वो सारे आम जय ही तोड़ रहा होता है। हम देखते हैं बंदूक सिखाने के बहाने वीरू बसंती को पकड़ने लगता है। बसंती सब समझ जाती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जय शाम को बैठकर अपना बाजा बजा रहा होता है, राधा उसे देख रही होती है। दूसरे दिन सुबह गांव में डाकू आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। डाकू आते हैं और लोगों से अनाज मांगने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग ला ला कर अनाज रखने लगते हैं और डाकू उनसे और अनाज लाने की बात करते हैं। तभी वहां ठाकुर आता है और लोगों से कहता है कि अपने अपने अनाज वापस लेकर जाओ, आज के बाद इन डाकुओं को कोई भी अनाज नहीं देगा। और डाकुओं से कहता है कि जाकर गब्बर से कह देना गांव वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। यहाँ पर डाकू हंसने लगते हैं और कहते हैं गब्बर के खौफ से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तब ठाकुर कहता है कि अपने सर पर देखो, तुम्हारे सर पर मौत नाच रही है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं तो ऊपर जय और वीरू बंदूक लेकर खड़े होते हैं। जय और वीरू लड़कर उन डाकुओं को वहां से भगा देते हैं और सभी गांव वाले खुश होकर दोनों को गोद में उठाकर नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गब्बर को, जो कि अपने अड्डे पर बैठा होता है। यहाँ पर वो अपने तीनों आदमियों को देखता है और कहता है वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। मैंने मुझ पे पूरे 50,000 रुपए का इनाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से 10 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा, और तुम लोग उसकी भी लाज नहीं रख पाए हो। अब मेरे हाथ में बंदूक है और तुम तीनों की मौत होगी। वो बंदूक से 3 गोलियां खत्म कर देता है और तीनों को एक एक बार मारने के लिए ट्राई करता है। उसके बाद हंसाता है और तीनों को मार देता है। वो अपने आदमियों से पूछता है कि होली कब है। वो होली के दिन जाकर सबको मारने का प्लान बनाता है। इधर सब लोग होली खेल रहे होते हैं।
साथ ही हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। दूसरी तरफ एक ब्लास्ट होता है। इसके साथ ही डाकू गांव में आ जाते हैं। जय और वीरू दोनों ही उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों डाकुओं को एक एक करके मारने लगते हैं। यहाँ पर ठाकुर भी खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक सारे डाकू मिलकर जय को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ से वीरू उन पे गोलियां चला रहा होता है, पर उसकी भी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इधर जय को डाकू घेरे होते हैं तो ठाकुर के पास एक बंदूक पड़ी होती है। जब वीरू उनसे कहता है कि वो बंदूक उठाकर मुझे दो, मुझे अपने साथी को बचाना है, ठाकुर उसे बंदूक उठाकर नहीं देता है। इस बात से वीरू गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ गब्बर जय के पास पहुंच जाता है और कहता है इसे ही लेकर आया है ठाकुर गब्बर को पकड़ने के लिए, पर ये तो दो थे, यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। वो ठाकुर की तरफ देखकर बोलता है क्यों ठाकुर, दूसरा आदमी कहाँ है? वो जय की तरफ मुंह तान कर कहता है कि जल्दी बाहर आ वरना तेरे साथी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ ठाकुर से कहता है कि तुम इन दोनों को लेकर आए हो मुझे मारने के लिए। वो गांव वालों से कहता है कि गब्बर के खौफ से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। यहाँ पर वो दोनों को एक साथ खड़ा करता है और कहता है अब इन दोनों को मेरे पैर छूने होंगे और पैर छूकर ही माफी मांगनी होगी कि ये दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर जय आगे बढ़ता है तो वीरू उसे रोकता है। जय आगे बढ़ता है और पास ही रखा रंग गब्बर की आंखों में डाल देता है। इससे दोनों को मौका मिल जाता है और दोनों अपनी अपनी बंदूकें उठा लेते हैं। दोनों वापस लड़ाई करते हैं जिससे गब्बर और उसके साथी को वहां से भागना पड़ जाता है। हम देखते हैं वीरू को जो कि गुस्से में होता है और ठाकुर के पास आता है। वो ठाकुर से कहता है कि हम इस कायर के लिए लड़ाई करने यहाँ पर नहीं आए थे, हम एक बहादुर इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर आए थे, गब्बर को पकड़ने के लिए और लड़ाई करने के लिए। आपसे तो एक बंदूक भी उठाई नहीं गई और आप कहते हैं कि हमें गब्बर को पकड़ना होगा। ठाकुर कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पर मैंने बंदूक क्यों नहीं उठाई इस कहानी को जरूर सुनकर जाओ। वो कहता है कि एक बार मेरी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी, वहां पर गब्बर था। किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो गब्बर को पकड़ सके। मैंने उसे पकड़ा और उसे जेल करवा दी। यहाँ पर गब्बर इंस्पेक्टर से कहता है कि गब्बर के साथ दुश्मनी तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी, ये तुमने बहुत ही गलत किया है। ऐसी कोई जेल नहीं है जो कि गब्बर को पकड़ के बंद कर सकती है। जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि गब्बर से दुश्मनी क्या होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर यानी कि ठाकुर का परिवार, उसके दो बेटे होते हैं, एक बहू, एक पोता और एक बेटी होती है। यहाँ पर सभी लोग हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं। तभी सभी पर एक एक करके गोलियां चलने लगती हैं। उसकी बेटी, बहू, बेटों और यहाँ तक कि उस छोटे लड़के को भी मार दिया जाता है जो कि ठाकुर के परिवार का हिस्सा होता है। यहाँ पर ठाकुर आता है ट्रेन से अपने घर वापस अपने परिवार से मिलने के लिए। तभी उसके घर के बाहर सभी लोग खड़े होते हैं। सभी की लाशें वहां पर रखी होती हैं और बैठी होती है। उसकी छोटी बहू यानी कि राधा एक कोने में रो रही होती है। वो उसको इस तरह से देखता है तो चौंक जाता है। रामू ठाकुर के पास आता है और कहता है कि ये सब क्या हो गया है। ठाकुर गुस्से में आता है और तुरंत घोड़े पे बैठकर गब्बर के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ पर गब्बर इतने सारे लोगों के साथ होता है और ठाकुर अकेला। वो कहता है कि तुमने इन्हीं हाथों से मुझे पकड़ा था और कहा था ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, अब ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। यहाँ पर ठाकुर चिल्ला रहा होता है पर गब्बर उसकी एक नहीं सुनता और उसके दोनों हाथ काट देता है। तभी सीन वापस हो जाता है और हम देखते हैं ठाकुर जो कंबल ओढ़े होता है वो गिर जाता है। यहाँ पर ठाकुर कुछ नहीं बोलता किसी से और वहां से जाने लगता है। तभी दूसरे दिन जय और वीरू ठाकुर के पास आते हैं और उसके रुपए वापस करने लगते हैं। वो कहते हैं अब हम पैसों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि हम गब्बर को पकड़ने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे दिल में आपके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी एक खबरी आता है जो कि गब्बर के बारे में ठाकुर को खबर दे रहा होता है। कहता है कि जो आदमी गब्बर को बंदूकें देता है वो आया हुआ है और गब्बर उससे मिलने जरूर जाएगा। ठाकुर कहता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। हम देखते हैं गब्बर अपने साथियों के साथ नाच गाने में मगन होता है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। तभी जय और वीरू अपना काम करते हैं और एक ब्लास्ट के साथ ही वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर जय को गोली लग जाती है और वीरू उसे घोड़े में लाद कर ला रहा होता है। ये देखते राधा भाग कर आती है जिसे ठाकुर देखता है। हम देखते हैं वीरू जय को सहारा देकर नीचे उतारता है और रामू के साथ मिलकर उसे एक जगह पर बैठालता है। यहाँ पर सभी लोग उसका हाल चाल पूछते हैं और उसे दवा भी देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वीरू को बसंती से बात कर रहा होता है। बसंती उसे बताती है कि मौसी ने उसे 16 सोमवार के व्रत रखने के लिए कहे हैं जिससे उसे अच्छा पति मिलेगा। यहाँ पर वीरू जाकर शंकर भगवान की मूर्ति के पीछे छुप जाता है और बसंती
से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है, वो वीरू है और उसे ही अपना पति चुन लो। यहाँ पर जय आता है और बसंती को ले जाकर वहाँ खड़ा कर देता है जहाँ पर वीरू छुपकर बसंती को पागल बना रहा होता है। बसंती गुस्सा हो जाती है और वीरू से कहती है कि आज के बाद मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। दूसरी तरफ जय और वीरू होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वीरू जैसे कहता है कि मेरा अपना सगा कोई नहीं है, तू जाकर बसंती की मौसी से मेरे लिए बात कर ले, तू ही है जो उसे मना सकता है। यहाँ पर वीरू काफी नाटक करता है और जय मान जाता है, पहुंच जाता है मौसी से बात करने के लिए, वीरू के लिए बसंती का हाथ मांगने। मौसी पूछती है कि लड़का क्या कमाता है, तो जय कहता है कि कमाने का ऐसा है मौसी, जब वो जुआ खेलता है तो काफी सारे पैसे वीरू की इस तरह से तारीफ करता है कि वो सारी बुराइयां मौसी को बता देता है। मौसी गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरी सगी भांजी है, कोई सौतेली माँ नहीं हूँ जो उसके साथ शादी कर दूंगी। हम देखते हैं वीरू टंकी पर चढ़ जाता है और गांव वालों के सामने चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मेरी बसंती से शादी होने वाली थी पर इस बूढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। इधर बसंती आती है जय के पास और कहती है तुम्हारा दोस्त टंकी पर चढ़ा है, मरने के लिए, जाओ उसे बचाओ। जय कहता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, चुपचाप नीचे आ जाएगा। हम देखते हैं मौसी आती है और सभी लोग मौसी से कहते हैं कि मौसी हाँ कर दो वरना ये मर जाएगा। मौसी हाँ कर देती है और वीरू नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमाम साहब को जो अपने बेटे को शहर में नौकरी करने के लिए भेज रहे होते हैं। वो घर से निकलता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर गब्बर का ठिकाना होता है। यहाँ पर गब्बर के आदमी उस लड़के को पकड़कर गब्बर के पास ले जाते हैं। गब्बर कुछ नहीं बोलता और उसे मार दिया जाता है। उसकी लाश घोड़े पर रखकर गांव वालों के पास भेज देता है। यहाँ पर सभी लोग उसे देखते हैं। जय और वीरू आकर उसकी लाश को घोड़े से उतारते हैं। सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और इमाम साहब भी आ जाते हैं। वो अपने बेटे को इस तरह देखकर काफी दुखी हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ठाकुर भी आ जाता है। तभी गांव का एक आदमी आकर चिट्ठी पढ़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि उन दोनों आदमियों को मेरे हवाले कर दो वरना इसी तरह से गांव वाले एक एक कर कर मारे जाएंगे। लोग उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं हमें अपने बच्चे प्यारे हैं, हम इन दोनों के लिए अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तब ठाकुर कहता है कि अगर मैं यहाँ से इन दोनों को भेज दूंगा तो क्या तुम लोगों की जान बच जाएगी। इमाम साहब बीच में बोलते हैं और कहते हैं मेरा बेटा मारा गया है पर मैं ये चाहता हूँ कि ये यहीं पर रहे, कि हमारा मरना तो पक्का है पर ये दोनों यहाँ रहे तो हम बच जरूर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। इतना कहकर इमाम साहब वहाँ से चले जाते हैं। जय और वीरू उस बच्चे का बदला लेने का फैसला करते हैं और पहुंच जाते हैं गब्बर के ठिकाने पर। यहाँ हम देखते हैं दोनों बेटे होते हैं। तभी उनके पास एक डाकू आता है ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर गए। तभी जय अपनी पिस्तौल निकालता है और उन लोगों पर फायरिंग कर देता है। यहाँ हम देखते हैं डाकू घायल हो जाते हैं और वो घायल डाकू पहुंचता है गब्बर के पास। गब्बर उसे देखता है और कहता है कि अब मेरी होली होगी उन दोनों के खून से, अब इस गांव में खुशियां नहीं आएंगी बल्कि उन दोनों की मौत होगी। इधर जय राधा से बात करने लगता है और उसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी रामू बताता है कि राधा पहले किस तरह से चुलबुली हुआ करती थी। एक बार मैं ठाकुर साहब के साथ उसके गांव गया था तो वो रंग में सराबोर थी और सभी को रंग रही थी। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो चुकी है। यहाँ पर जय राधा से प्यार करने लगता है और वो वीरू के सामने ये बात रख देता है। वो कहता है मैं सोचता हूँ मैं भी शादी कर लूँ, अपना घर बसा लूं तेरी तरह। वीरू कहता है कि शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। जय कहता है कि राधा है ना, इससे ही शादी करनी है। दूसरी तरफ ठाकुर पहुंच जाता है राधा के पिता के पास ये बताने के लिए कि मैंने राधा के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जय और वीरू दोनों कहते हैं कि हम सोचते हैं गब्बर को पकड़ने के बाद इसी गांव में बस जाते हैं, वैसे भी अपना कोई ठिकाना है नहीं, हम यहाँ पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हम देखते हैं बसंती इंतजार कर रही होती है वीरू का जो कि उससे मिलने आने वाला था। वीरू तो नहीं आता पर वहां पर गब्बर के गुंडे जरूर आ जाते हैं। बसंती अपना तांगा निकालती है और बोलती है चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। यहाँ पर डाकू बसंती को पकड़ कर ले जाते हैं और वीरू भी पहुंच जाता है गब्बर के ठिकाने पर। बसंती बेहोश हो चुकी होती है, अब उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। तब गब्बर उसके पास जाता है और कहता है कि गांव वाले अपनी लड़कियों को किस चक्की का आटा खिलाते हैं। तो गुस्सा हो जाता है और कहता है उसको छूने की कोशिश भी मत करना। गब्बर उसके पास जाता है और उसे मारने के लिए एक हथियार उठा लेता है। यहाँ पर बसंती भी चिल्लाने लगती है। तब गब्बर कहता है कि तुम दोनों का बहुत पुराना याराना लगता है। तभी गब्बर का एक आदमी बताता है कि सरदार ये बहुत अच्छा नाचती है। तब वीरू कहता है कि इन कुत्तों के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं गब्बर कहता है कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक तुम्हारे यार की सांसें चलेंगी, अब नाचना शुरू करो। बसंती यहाँ पर डांस करती है और हम मूवी का एक बहुत
बहुत ही अच्छा सॉन्ग देखते हैं। जैसे ही गाना खत्म होता है वैसे ही जय आ जाता है अपनी रिवॉल्वर लेकर और उन गुंडों पर तान देता है। कहता है अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश करी तो मैं सबको भून कर रख दूंगा। यहाँ पर वीरू बसंती को लेकर वहां से भागने लगता है। गब्बर कहता है कि दोनों का पीछा करो और दोनों को जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पर बसंती, वीरू और जय तीनों ही भागने लगते हैं। डाकू उनके पीछे होते हैं। इसी बीच जय को एक गोली लग जाती है। तभी वीरू अपनी पिस्तौल निकालता है और उन गुंडों के साथ लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर जय कुछ दूरी पर होता है। जब तक वो वहां पर आता है तब तक उसके काफी खून निकल चुका होता है। यहाँ पर वीरू से पूछता है कि तू ठीक है या नहीं। जय और वीरू आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि गांव जाकर किसको हथियार लेकर आना चाहिए। वीरू कहता है तुझे गोली लगी है और तुझे ही बसंती को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब जय अपना सिक्का निकालता है और दोनों टॉस करते हैं। यहाँ पर हेड आ जाता है और वीरू को जाने के लिए जय बोल देता है। वीरू कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। यहाँ पर बसंती को लेकर वीरू चला जाता है। जय अकेले ही उनसे लड़ रहा होता है। जय के पास बारूद नहीं बचा होता है। उधर से डाकू बारूद वाला बम जय की तरफ फेंक देता है। जय देखता है कि इससे ही इस पुल को उड़ाया जा सकता है। वो उनके सामने आता है और एक ही गोली बची होने के साथ साथ उस बम पर चला देता है, जिससे वो बम उड़ जाता है। साथ में ही वो पुल भी उड़ जाता है। यहाँ पर वीरू आता है। तब तक जय की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और वो वीरू के कहने पे भी अस्पताल नहीं जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं राधा के साथ साथ बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं। वीरू अपने यार के लिए बहुत ही दुखी हो रहा होता है और कहता है कि तेरा बदला मैं गब्बर से लेके रहूंगा। यहाँ पर उसे वो सिक्का दिखता है जिसे वो दोनों तरफ से पलट कर देखता है और उसमें दोनों तरफ ही हेड बना होता है। वीरू गुस्से में आता है और घोड़े पर बैठकर वहां से डाकुओं के अड्डे पर चला जाता है। यहाँ पर वो गब्बर के पास पहुंचता है और उससे लड़ाई करने लगता है। वो कहता है ने मेरे यार को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर गब्बर और वीरू की लड़ाई हो रही होती है। तभी वहां पर ठाकुर आता है। ठाकुर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गब्बर को मुझे जिंदा वापस करोगे। वीरू कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था। तब ठाकुर कहता है तुम्हारे मरे हुए यार ने ही मुझसे वादा किया था कि वो गब्बर को मुझे जिंदा पकड़ कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं अपने यार की बात सुनकर वीरू गब्बर को वहीं छोड़कर चला जाता है। गब्बर देखकर हंसने लगता है और ठाकुर से कहता है कि तू मुझे कैसे मारेगा, तेरे तो हाथ ही नहीं है। ठाकुर कहता है हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पैर तो है और मैं इन्हीं से तुझे मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं ठाकुर के नुकीले जूतों को से वो गब्बर को मारना शुरू करता है। यहाँ पर उन जूतों में लगी कीलों से गब्बर काफी ज्यादा लहूलुहान हो जाता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आ जाता है और ठाकुर से कहता है एक बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आप इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। यहाँ पर ठाकुर का इरादा बदल जाता है और वो गब्बर को छोड़ देता है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जय का अंतिम संस्कार किया जाता है और राधा दूर खिड़की से ये सब देख रही होती है। वीरू उस गांव को छोड़कर जा रहा होता है जहाँ पर ठाकुर उसे विदा करने के लिए खड़ा होता है। हम देखते हैं बसंती ट्रेन में वीरू का इंतजार कर रही होती है, जिसे देखकर वीरू खुश हो जाता है और दोनों आपस में गले मिलने लगते हैं। यहाँ से मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं।